हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सिमरन। तो जैसे आप जानते हैं कि केबीएस का रिजल्ट आ चुका है और अभी तो रिवाइज होके भी आ गया है। अब सेकंड स्टेप जो आने वाला है आने वाले 10 दिनों में, वो है आपका इंटरव्यू। इस चैनल को जब मैंने शुरू किया था उसका जो बेसिक था वो यही था, क्योंकि जब मैंने केबीएस का इंटरव्यू दिया था या एग्ज़ाम दिया था, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं थी। मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा सोर्सेज नहीं थे जहाँ से मैं जान सकूँ कि इसका एग्ज़ाम और इंटरव्यू कैसे दिया जाता है। बट स्टिल आई क्लियर्ड द एग्ज़ाम एंड आई स्कोर्ड 52 आउट ऑफ 60 इन इंटरव्यू। सो देयर मस्ट बी समथिंग जो मुझे पता होगी, या कह सकते हैं कि मेरा कुछ मेहनत इस तरीके से थी जिससे मुझे ये रिज़ल्ट मिला। मैंने कोई भी मॉक इंटरव्यू नहीं दिया था, मैंने कहीं भी कोचिंग सेंटर से गाइडेंस नहीं ली थी और मैंने किसी कोचिंग से भी गाइडेंस नहीं ली थी। इसके लिए मैंने खुद ही एक्सप्लोर करके और खुद ही समझ बना के ये इंटरव्यू दिया था। और ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, मैंने इससे पहले कोई इंटरव्यू भी नहीं दिया था। तो व्हेन आई रिफ्लेक्ट बैक, आई थिंक सो कि जो 52 नंबर आए, देयर मस्ट बी समथिंग गुड। उसकी डायरेक्शन सही थी, तभी मुझे ये रिजल्ट मिला। क्योंकि जब मैंने प्रिपेयर किया था तो मुझे क्लियरली बोल दिया गया था कि 50 के ऊपर तो कभी नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं। तो सोच के मत जाना, अगर आपको 40 से ऊपर आ जाते हैं विदाउट एनी कोचिंग और ये, तो आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। सो इस चीज़ को सुन के और समझ के मुझे लगा था कि ठीक है, अब ये लोग ऐसा बोलते हैं तो हम 4 गुना ज़्यादा मेहनत करके जाएंगे और इतने में अच्छे नंबर लेके आएंगे। पर ये एक जनरल परसेप्शन होता है, आपका भी होगा, मेरा भी था। बट मेरा ऐसे नहीं था कि मेरा होगा ही होगा, या एग्जाम क्लियर तो हो गया है पर इंटरव्यू क्लियर होगा ही होगा। बट अगर मैंने 52 नंबर लाए तो कुछ अच्छी चीज़ें, या फिर आप कह सकते हैं कुछ स्ट्रैटेजीज अच्छी रही होंगी। तो उन्हीं स्ट्रैटेजीज को यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स में आपके साथ इस छोटी सी वीडियो में शेयर करूँगी। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप इस वीडियो को देखेंगे, आपको 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे कि आपको इन 10 पॉइंट्स पे काम करना है। उन पॉइंट्स पे काम कीजिए और अपना इंटरव्यू क्लियर कीजिए। और आप पॉइंट्स को लिख लीजिए, उन पे काम कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारे लोगों का अब मुंबई पे है, बहुत सारे लोगों का नोएडा है, कहीं का कहीं है। तो सबसे पहले आपको रेडी रहना होगा वहाँ पर जाने के लिए। अपनी जो टिकट्स हैं वो प्री बुक करके रखिए, कंफर्म करके रखिए। कोई भी ऐसी सिचुएशन ना बने कि आप सोचेंगे, थोड़े दिन में सोचते हैं किसके साथ जाना है, जब तक वो कंफर्म नहीं करेंगे उसके बाद ही आप टिकट्स बुक करेंगे। ये वाली गलती मत कीजिएगा। टिकट्स बाद में अगर नहीं मिलती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। नहीं तो आपको ट्रेन से जाना है या फिर आपको बाय एयर जाना है, इस बात का क्लैरिटी रखिए। टिकट्स बुक कीजिए और बिल्कुल श्योरिटी रखिए कि आपको वहाँ जाके कहाँ रुकना है और किस प्रकार से करना है। आई नो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट हाँ, हमें ये करना है। बिकॉज मेरा तो दिल्ली हुआ था और मैं दिल्ली में ही रहती थी, तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था उस टाइम पे। मैंने उस चीज़ को ईजिली कर लिया था। बट जो बाहर जाने वाले बच्चे, जिनको मुंबई जाना है या कहीं और जाना है, आपको एक प्लानिंग की ज़रूरत है। तो अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए, या फिर जो भी आपके साथ जाने वाले एग्जाम देने, आप उनके साथ बैठिए, इस चीज़ को प्लान आउट कीजिए। जब आपका ये प्लान आउट हो जाए, सेकंड चीज़ आती है आपकी ड्रेस, कि किस तरीके की ड्रेस पहनी जाए जो वहाँ जाके एक डिसेंसी क्रिएट करे। आपको लगे कि बहुत डिसेंट आपने पहने कपड़े एंड आप उसमें टीचर लगे। द मेन थिंग इज़ आपसे टीचर वाली वाइब आए। सी जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो क्रिएट होता है जैसे ही हम किसी को देखते हैं, वहाँ से उस पर्सन का फर्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट होता है। तो प्लीज़ ऐसे कपड़े पहनिए जिससे आपको आपका जो रंग रूप है वो थोड़ा अच्छे से बाहर आए। मेरा पर्सनल मानना ये है कि जब हम लाइट कपड़े पहनते हैं वो एक अपने आप में एक पॉजिटिविटी को रिफ्लेक्ट करता है, तो आप वो पहन सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने ब्लैक लेगिंग के साथ वाइट कुर्ती पहनी थी, वाइट एंड ब्लैक चुनी थी मिक्स कलर में, एंड मैंने पीछे अपना ब्रेड की होती गुद करना जिसे बोलते हैं, एंड आई वॉज जस्ट सिंपल। मैंने और कुछ नहीं किया हुआ था, एक गुद बनाई थी। और वैसे भी उस दिन आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप सोच रहे हैं। चलिए आप घर से मान लीजिए आप, या फिर आप जहाँ रुकेंगे वहाँ से तो तैयार होकर निकलेंगे, बट देयर इज़ अ लॉन्ग स्ट्रीनियस प्रोसेस बिफोर यू गो इनटू योर इंटरव्यू रूम। तो उस प्रोसेस में आपका जो वो सारा रंग रूप है वो थोड़ा सा ढल भी जाता है, क्योंकि एक प्रोसेस से आप निकलते हैं। तो इस बात को याद रखिए कि रियल जो ब्यूटी है वो कॉन्फिडेंस है, रियल जो ब्यूटी है वो स्माइल है, रियल जो ब्यूटी है वो नॉलेज है। वो रियल ब्यूटी जो आपने पहना है ये कंट्रीब्यूटिंग पार्ट है। बस इतना ध्यान रखिए कि आपके कपड़े जो हैं वो आपके इंटरव्यू में एक पॉजिटिव इनपुट दे रहे हैं, ना कि नेगेटिव इनपुट। इससे ज़्यादा उसका कोई रोल नहीं है, बिकॉज दे आर गोइंग टू चेक योर नॉलेज, दे आर गोइंग टू चेक डू यू हैव एन एप्टीट्यूड ऑफ बीइंग अ टीचर। क्या आप केवीएस में सर्व करने का एटीट्यूड रखते हैं कि नहीं, वो ये चीज़ें देखेंगे, राइट। तो आप डिसेंट से कपड़े पहन के जाइए। डोंट गेट इन्फ्लुएंस बाय एनीबडी कि साड़ी ही पहननी है या फिर ये वाला सूट ही पहनना है या वो नहीं पहनना। डोंट ओवर डू एनीथिंग, जस्ट बी सिंपल। जैसे आप अपने घर में रहते हैं, जैसे आप अपनी कोचिंग सेंटर पढ़ने जाते हैं, जैसे आप अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो जैसे आप सिंपल बन के जाते हैं वैसे ही बन के जाइएगा।
दैट्स ऑल। बस गर्ल्स कोशिश कीजिएगा कि अगर आप चुन्नी वगैरह ले रहे हैं तो उसे पिन अप करके जाइए, क्योंकि बार बार गिर नहीं रही है, आप डेमो दे रहे हैं, आपकी चुन्नी साइड से हट रही है, तो सब कुछ स्मूथ होना चाहिए। दैट क्रिएट्स अ चेंज इन द स्मूथनेस ऑफ योर डिलीवरी ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। सो कोशिश कीजिए कि पिन अप हो तो सब अच्छा रहे। तीसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो आता है लैंग्वेज ऑफ इंटरव्यू। लैंग्वेज ऑफ इंटरव्यू क्या होनी चाहिए? देखिए, मेरी बात मानेंगे तो जो मैं इंटरव्यू देने गई थी, आई स्टार्टेड स्पीकिंग इन इंग्लिश, बट जो मेरा पैनल था उन्होंने रिस्पॉन्ड हिंदी में किया। तो अगर मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ, वो हिंदी में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट द राइट वे ऑफ कम्युनिकेशन आई गेस। सो उन्होंने हिंदी में ही बात करी, तो देन आई रिस्पॉन्डेड देम इन हिंदी। एंड वो एक फ्लो ऐसा बन गया कि वी नेवर थॉट, मतलब ना पैनल ने ना मुझे नहीं सोचा कि किस लैंग्वेज में बात होनी है। वो जैसे मुझसे प्रश्न पूछते थे उस प्रकार आंसर देती थी। जिस प्रकार, जैसे 2 पैनलिस्ट बिल्कुल हिंदी में बात कर रहे थे तो उनसे बिल्कुल स्पष्ट हिंदी में बात हो रही थी। एक पैनलिस्ट मिक्स बात कर रहे थे, इंग्लिश के टर्म्स यूज कर रहे थे, बोल हिंदी में रह गए, उस तरीके से बात हो रही थी। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, जितना ये लाइक बनाते हैं ना हुआ कि इंग्लिश में होगा, पता नहीं क्या होगा, इतना कुछ नहीं होता है। आई एम टेलिंग यू दैट पेपर से उन्होंने आपका काफ़ी कुछ चेक कर लिया होता है। बस अब वो ये देखते हैं कि आप में उस एग्ज़ाम का एप्टीट्यूड है, आपके अंदर उस चीज़ का एटीट्यूड है, आप टीचर बनने के लायक हैं, स्पेशली इन केंद्रीय विद्यालय। वो ये चीज़ चेक करते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि लैंग्वेज एक बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। अगर वो आप जाते हैं, आप गुड मॉर्निंग करते हैं, सभी को गुड मॉर्निंग करेंगे, आप सभी की तरफ देखेंगे, उसके बाद आप बैठ जाएंगे, देन दे विल आस्क यू सम क्वेश्चंस। उनका बाद जैसे भी वो जिस प्रकार से आपसे सवाल करेंगे उस प्रकार से आप जवाब देंगे। एक यहाँ पर मुझे बात याद आई, जैसे ही मैं बैठी थी तो मेरे हाथ में मेरी फाइल थी। तो जैसे मैं बैठी तो ऑब्वियसली बहुत धीरे से मैंने चेयर को खींचा कि वो आवाज़ ना आए। मैं बैठी और बैठते समय मैंने फ़ाइल गलती से उनकी टेबल पे रख दी। एंड विद इन सेकेंड्स मुझे रियलाइज़ हो गया और मैंने फ़ाइल को लैप में रख लिया। तो वो मुझे देख रहे थे, फिर एकदम वो नॉर्मल हुए, मतलब वो आपकी एक्शंस को देखेंगे, बट आप सिर्फ वो एक्शंस नहीं करेंगे। मत कीजिएगा वो एक्शंस जो उनको सिर्फ खुश करने के लिए हो, बिकॉज वो ये चीज़ पकड़ लेंगे। जितना नेचुरली आप किसी भी चीज़ को बोलेंगे, किसी आंसर को देंगे, दैट वुड बी वे बेटर देन कि आपको ऐसे लगे कि आप रटे हुए आंसर्स दे रहे हैं। तो रोट लर्निंग नहीं उन्हें शो करनी है, और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स ना ही यूज़ कीजिए, क्योंकि वो हर जो चीज़ आप बोलेंगे उसमें से ही अगला प्रश्न निकालेंगे। वो कोई प्रश्नों का बैग लेके नहीं बैठते कि इसमें से निकाल के इनसे पूछेंगे। जो आप बोलते हैं उसी पे अगला प्रश्न आता है। जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया था, उन्होंने मुझसे शस्त्र पूछा और मैंने शास्त्र सुना, तो मैंने बोला सर शास्त्र, तो बोलते नहीं शस्त्र बोला। चलो आप शस्त्र शास्त्र दोनों बताओ। तो एक मैम थी, उन्होंने बोला आप ब्रह्मास्त्र भी बताओ। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो एक अलग लेवल पे चल गया, शस्त्र शास्त्र ब्रह्मास्त्र, इन चीज़ों के बारे में बताओ। इस प्रकार से होने लगा। तो आप जो बोलेंगे उसी के अंदर से प्रश्न निकल के आएगा। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हमारी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ये है, क्या हम ये शो करें या वो ना शो करें? देखो, जेन्युइन जो सही तरीका है वो ये है कि आप अपनी सारी क्वालिफिकेशन जो अभी तक के वो शो करेंगे, राइट। बट अगर आप उसमें कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल भी मुझे नहीं पता, आता नहीं है, वैसे सब होता नहीं है, ऐसा है, तो फिर आप चाहे उसको ना भी दिखाएं। बट जो राइटियस तरीका है वो यही है कि हम अपनी सारी की सारी एजुकेशन को, जो हम चाहते हैं कि KVS में कंसिडर की जाए, उसे दिखाया जाए, ठीक है। हाँ, आपको उसके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उनको भी प्रश्न उठाने हैं, तो वो कहीं कुछ किसी चीज़ से भी उठाएंगे। हो सकता है एक पर्सन ने आपके बायोडाटा से प्रश्न पूछ लिया, जैसे मुझसे ये प्रश्न पूछा था मेरा बायोडाटा देख के कि आपका इतना अच्छा परसेंटेज है, तो आपको प्राइवेट डाइट से आपने क्यों किया, आपको गवर्नमेंट डाइट से क्यों नहीं किया? तो मैंने उनको समझाया सर मेरा जनरल कैटेगरी था और उसमें इतना परसेंटेज पे सिलेक्शन था और मेरा 0.4 मार्क्स से वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उन्होंने इस बात पर मुझसे काफ़ी चर्चा की थी कि अच्छा फिर नहीं हुआ तो फिर तुमने क्या किया? तो मैंने बोला सर मेरा काउंसलिंग में नाम आया था, उसके बाद मुझे जो है मिला था ये वाला सो एंड सो कॉलेज मिला था, इस प्रकार से। तो वो वहाँ भी एक पर्सन ऐसे प्रश्न पूछा, दूसरे ने अलग तरीके से पूछा, तीसरे ने अलग तरीके से पूछा। तो आपको जो पूरा बायोडाटा है उसी के अंदर आपके प्रश्न छुपे हैं, तो मतलब प्रश्न आपके सामने पहले ही हैं। तो अपने बायोडाटा को इतना क्लियर और सिस्टमेटिक बनाइए ताकि आपको पता हो कि वो आपसे क्या पूछेंगे और आपको क्या उत्तर देना है। एक और एग्जांपल देती हूँ। मुझसे सिंपल से साइकोलॉजिस्ट ने क्वेश्चन पूछा कि आपने लिखा है आपकी हॉबी रीडिंग है,
तो आप ऐसा क्या पढ़ती हैं? हर बच्चा आके ये लिखता है उनकी रीडिंग हॉबी है, तो आप अलग ऐसा क्या करती हैं? तो मैंने उसका जवाब ये दिया था कि सर मैंने अभी हाल ही में किताब पढ़ी, आप चाहे तो मैं उसके बारे में बता सकती हूँ। तो उन्होंने बोला बताइए। तो मैंने उन्हें बताया मैंने कौन सी किताब पढ़ी, उसका क्या नाम था, उसके ऑथर का क्या नाम था, और मैंने ये भी बताया उस किताब में क्या कहा गया था। एक जनरल डिस्कशन वे में मैंने बताया। तो उसमें उनको लगा कि हाँ, मतलब ये बच्ची किताब पढ़ती है। अब कोई और होता तो वो क्या करता कि मैंने ये वाली किताब पढ़ी, ये वाली, ये वाली, ये वाली। नहीं, वो तो हर बच्चा आके 4 किताबों का नाम गिना देगा। मैंने एक ही किताब का नाम बताया, उसके ऑथर का नाम बताया बड़ी क्लियरली। मैंने बोला सर आई हैव रेड मिरेकल मॉर्निंग बाय हैल एलरॉड, और उसके अंदर मॉर्निंग की मिरेकल के बारे में बताया गया, क्योंकि हमारे पेरेंट्स बोलते हैं सुबह जल्दी उठना चाहिए, टीचर्स बोलते हैं, बट नोबडी टेल्स कि उठ के करना क्या है। तो जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होगा हम सुबह जल्दी नहीं उठ सकते। देन आई टोल्ड कि वो जो 6 सेवर्स करके हैबिट्स थी उसके अंदर दी गई थी, मैंने 1 मिनट में वो सारी चीज़ को एक्सप्लेन किया। तो उन्हें लगा कि हाँ, इन्होंने किताब पढ़ी है तभी ये इतना जवाब दे पा रही है। तो दैट क्रिएटेड समथिंग कि अच्छा, इन्होंने हॉबी लिखी है, उसके बारे में समझ के भी आई है, इन्होंने किताब पढ़ी भी है, इस बारे में सारी बात घूमी। तो आप जो भी अपने बायोडाटा में लिखें, प्लीज़ डू नॉट कॉपी फ्रॉम एनीवेयर। मैंने एक बार यूट्यूब पे मैंने जब तैयारी की थी एक वीडियो देखी थी कि एक पर्सन ने बोल दिया था कि सर मैंने कहीं से देख के लिखा है। तो उसको तो लगा कि उसने जेन्युइन आंसर दिया ना, मैंने देख के लिखा है, बट एक्चुअली बोर्ड इस चीज़ को ऐसा लेता है कि अगर आप इतने बड़े पेपर की तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम क्लियर करके आए हो, है ना, इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हो, तो आप एक बायोडाटा 5 लाइनों का खुद नहीं लिख पा रहे अपने बारे में, तो दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट। अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो इट्स अ नेगेटिव पॉइंट। आप खुद लिखिए, ज़्यादा आपकी इंग्लिश इधर से उधर होगी ना, किसी से चेक करवा लीजिए, बट जो लिखना है उसमें वो खुद लिखिए और आपको पता हो कि आपने ये लिखा है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ हमने बात करी सबसे पहले आपकी ट्रैवल की, उसको पूरा ऑर्गेनाइज रखिए, प्लान रखिए, कैसे जाना है, पूरा वहाँ पर जाके कैसे रहना है, सेटअप करके रखिए। दूसरा मैंने आपको बताया कि कपड़ों के बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ऐसा हो जो आपके इंटरव्यू को सपोर्ट करे, आपको ऑड वन आउट मत करे, इस चीज़ पे ध्यान रखना, आपको एक सिंपल एक अटायर दे। इसके बाद मैंने आपको तीसरी में बताया कि अपने बायोडाटा को बहुत अच्छे से आपको फिल करना है, उसमें गलती मत कीजिएगा, कटिंग मत कीजिएगा, और उसकी जितनी कॉपीज़ आपको बनाने के लिए कहा गया है उससे एक्स्ट्रा 2 कॉपीज़ लेके ही जाइएगा। और 2 जगह आपका जैसे दूर का ट्रैवल है तो अपनी इन कॉपी इसको 2 जगह रखना है, एक आप अपने मेन बैग में रखना है, एक अपने पर्स में रखना है। बाई चांस अगर हम दूर जाते हैं, एक चीज़ इधर उधर हो जाए तो आपके पास होनी चाहिए। आपके फ़ोन में उसकी PDF बना के भी रखना। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप कहेंगे हमारे साथ थोड़ी होगा, हमारी चीज़ थोड़ी घूमेगी, बट वी नेवर नो, है ना, इधर उधर हो जाए चीज़। अपने डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से रखिएगा। डॉक्यूमेंट से बात करते करते मुझे एक बात ध्यान आ गई, कुछ लोग पूछते हैं कि मैम वेरिफिकेशन पहले हुआ था या इंटरव्यू बाद में हुआ था। तो जैसे ही आप वहाँ वेन्यू पर पहुँचते हैं आपको कुछ सेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब 10 बच्चे एक सेट, अगले 10 बच्चे एक सेट। तो पहले सेट को वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। एक रूम के अंदर वेरिफिकेशन हुई थी मेरी, और वहाँ पर वो एक एक बच्चे को बुला रहे थे, उनके पास एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स थे और वो चेक करते जा रहे थे कि इस बच्चे की ये 10 या 15 डॉक्यूमेंट्स है क्या नहीं। होने के बाद आपको एक रूम के बाहर बिठा दिया जाता है, रूम के बाहर चेयर्स लगी होती हैं और आपके नंबर वाइज वहाँ पर आपको बिठा दिया जाता है। एंड देन आपका नंबर आता जाता है, आप एक एक चेयर को स्किप करके आगे आगे होते जाते हो। देन एक कोऑर्डिनेटर सर कह सकते हैं, जैसे आपका एक केवी का रूम है, बाहर जो है एक सर बैठे होते हैं और उनके साथ आप लोग बैठे होते हो, एक एक की बारी आती है और आती जाती है। मेरा जो था सुबह ऑब्वियसली सुबह 6 बजे से गए हुए थे और मेरा 1 बजे बारी आई थी, 1 बजे से 20 मिनट 1 बजे से 15-20 मिनट पहले, और तब लंच था, लंच होने वाला था। तो कईयों का हो रहा था, कईयों ने लंच कर दिया था। तो मेरा जो रूम था उन्होंने कहा था लास्ट 1 बच्चा लेंगे, उसके बाद हम लोग लंच करेंगे। अब आप ये सोचिए जो पैनल सुबह 8 बजे से 1 बजे तक बैठा, ऑब्वियसली वो टायर्ड होंगे, ऑब्वियसली दिस इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी कि वो थोड़े हो सकते हैं फ्रस्ट्रेट हो गए, हो सकते हैं वो थोड़े थके हों। तो जब मेरी बारी आई थी आई फेल्ट दैट टायर्डनेस, आई फेल्ट कि दे वर लाइक जल्दी क्विक जल्दी करो, ठीक है, बट आई केप्ट माई काम बिकॉज मुझे पता था कि उनकी तो बहुत सारे इंटरव्यू हो चुके हैं, मेरा ये फर्स्ट है और मुझे ये बहुत अच्छे से देना है। आपको के जीवन में कहते हैं ना कि अगर आप सामने वाले की इमोशंस के हिसाब से खुद को आप रिस्पॉन्स करने लग जाओगे तो दैट इज़ नॉट द राइट वे टू लिव अ लाइफ। आपको अपना एक स्टैंडर्ड रखना है, अपना एक तरीका रखना है, अपने प्रिंसिपल्स रखने, अपनी आइडियोलॉजी रखनी है, उस हिसाब से हमें बिहेव करना होता है। इस चीज़ को सिंक रखना अपने साथ कि हो सकता है वो आपसे रूड बिहेव करें, हो सकता है वो थकी हो सकता है वो आपसे बहुत पोलाइटली बात करें, तो आपको स्वे अवे नहीं हो जाना।
इमोशंस में आप एक कैंडिडेट हो, आप एक इंटरव्यू देने गए हो सकता है वो आपसे किसी भी तरीके की बात करे, कोई क्वेश्चन पूछे, आपसे पूछे आपकी जर्नी कैसे रही है, क्या रही, वहाँ पर उन्हें दिखाना कि वी आर एंग्शियस। आपको बिल्कुल काम और कंपोजर अपना संभाल के रखना है। जहाँ मैं गई थी इंटरव्यू देने, वो वाले पैनल ने जाते ही मुझसे कुछ इस तरीके की बातें की थी, मुझे लगा था कि वो थोड़े से गुस्से में बात कर रहे हैं। जैसे मैं कोई आंसर भी दे रही थी तो दे वर लाइक रुक जाओ, एकदम से ऐसे बोल देते थे, रुक जाओ, चुप हो जाओ, नहीं तुम सही नहीं बोल रही, तुम गलत बोल रही हो। बट आई डिड नॉट लूज माई काम, आई वॉज लाइक ऑल राइट, इफ़ यू से इट्स, मतलब मैंने बोला ठीक है, इफ़ यू से इट्स रॉन्ग इट्स रॉन्ग। मैं बहुत कामली उनको उस चीज़ का रिस्पॉन्स करी थी। डर, देखो हम एग्रेसिव तो नहीं होंगे बीइंग अ कैंडिडेट से, बट हम लोग डर जाएंगे। तो पर मैं डरी नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं डरी, बिकॉज मुझे जॉब चाहिए, तो आई हैव टू बिहेव इन अ राइटियस वे। दे आर द पैनल, है ना, पैनलिस्ट। वी कांट एक्सपेक्ट कि जब हम एंग्शियस हो रहे हैं तो वो हमें काम डाउन करें, नहीं, हमें जॉब चाहिए तो हमें उस तरीके से पेश आना है। और मेरा एक तरीका भी है लाइफ को देखने का, कि मुझे लगता है हमें किसी अथॉरिटी, किसी से उस प्रकार से डरना नहीं चाहिए। डरने का मतलब ये है कि हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम छोटे हैं। हम जब अपने आप को छोटा गिनते हैं ना, तब हम डरते हैं किसी के सामने अपना मत रखने से। अगर हम अपने आप को सक्षम गिनते हैं तो हम अपना मत रखने से या अपनी बात रखने से डरते नहीं हैं। हाँ, आपकी बात ठीक होनी चाहिए, आप कुछ भी ना बोल रहे हो, इस बात का ध्यान रखिए, बहस नहीं करनी है। जैसे एक पॉइंट पे हमारी एक बात हुई थी, सर ने मुझे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी थी, और जब मैंने उसका आंसर दिया, ही सेड नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। सो मैंने बहुत पोलाइटली इसका आंसर दिया था कि सर आपने हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी, आई एम ऑल्सो आंसरिंग इन एन हाइपोथेटिकल वे। सो बहुत पोलाइटली मैंने अपनी बात रखी। देखो मुझे लगा था हो सकता था उन्हें वो बात अच्छी ना लगी, बट उन्होंने और 4 गुना स्माइल से मेरी तरफ देखा कि हाँ, यहाँ पर ये विचलित नहीं हुई लड़की, इसने बात पकड़ ली और फिर भी अपनी बात रखी। सो वो आपका टेम्परामेंट भी चेक करते हैं। जैसे वो कई बार, जैसे मैं अपना डेमो देने उठी तो ही सेड कि इसको छोड़ो, तुम काम की बात पे आओ। नाउ द पर्सन हु इज गिविंग द डेमो, है ना, उसको होगा, एकदम से हो जाएगा कि क्या बोले ये मुझे। नो, आई डिडंट माइंड व्हाट ही सेड, आई वाज लाइक ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं पढ़ा रही हूँ, इररिस्पेक्टिव। उन्होंने मुझे कहीं पर टोका, उस बात को छोड़ के मैं अपने चैप्टर पे, फिर मेरे अंदर एक वो आ जाता है कि यहाँ टोका तो अगली चीज़ में 4 गुना अच्छा करना है। तो मैंने अपना मैंने जो लेसन दिया था वो बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करके दिया था। कहीं से प्रिपेयर नहीं किया था, कहीं से वीडियो नहीं देखी थी, कुछ नहीं पता था मुझे उस टाइम, मैंने खुद प्रिपेयर किया था। इस वीडियो की जो अगली वीडियो है वो मेरी पूरी डेमो पे रहेगी, बिकॉज जो आपका इंटरव्यू घूमता है, चाहे आप सारे आंसर्स बढ़िया दे के जाएँ, आप पॉलिटिकली करेक्ट है, आपने सब अच्छा किया, पर आपने डेमो ही नहीं अच्छे से दिया, तो आपका इन सब चीज़ों का बात नहीं है। हालांकि आपने डेमो अच्छे से दे दिया, आपका बाकी सब थोड़ा ऊपर नीचे भी हो गया ना, स्टिल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बात, ये एक बहुत 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 बड़ी बात है जो सब लोग नहीं बता पाएंगे, एंड आई एम टेलिंग यू दिस। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, इसके बाद जो डेमो वाली वीडियो आएगी, डेमो वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा डेमो करके दिखाऊंगी, साथ ही साथ मैं आपको डेमो से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वारीज हैं उसको सॉल्व करूंगी। आपकी डेमोन्स्ट्रेशन से रिलेटेड जितनी भी क्वारीज हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उन सबको अभी इस वीडियो में जो भी आप लिखेंगे उसको नोट डाउन करूंगी, और उसी की वीडियो नेक्स्ट डे, अब 4 तारीख तक या जब तक भी आपकी इंटरव्यू है, मैं रोज़ वीडियो डालूंगी, ताकि जो मेन प्रॉब्लम है आप सभी की वो सॉल्व हो सके। आज की वीडियो से आपको कुछ एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। वीडियो खत्म होने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि पढ़ना क्या है इंटरव्यू के लिए, थोड़ा सा मैं अभी बता रही हूँ, बाकी नेक्स्ट कमिंग वीडियो में आपको इस बारे में बताऊंगी। पढ़ना क्या है उसके लिए ध्यान से सुनिए, आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो पुरानी वाली है और जो नई वाली है, दोनों को स्टडी कीजिए, दोनों में कंपैरिजन स्टडी कीजिए। जो भी वीडियो एक्सप्लेन कर रही है आपको इस टॉपिक को, समझिए ध्यान से, आपको इसको रटना नहीं है, कोई भी जो है टर्म को लर्न नहीं करके जाना है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे इसकी अंडरस्टैंडिंग आएगी ना, आपको इससे, आप कहीं भी इसका यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे एनईपी के बारे में कहीं क्वेश्चन नहीं आता है, बट आप स्मार्ट हैं, आप इसे अच्छी तरह पढ़ के गए, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, आप इसे अच्छी तरह पढ़ के गए हैं, आप जानबूझ के अपनी बात में एनईपी का जिक्र कीजिए। जैसे ही आप एनईपी का जिक्र करेंगे, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ के भी गए हैं तो आपका फ़ायदा है, वहाँ पैनल से उस पर क्वेश्चन कोई ना कोई पैनलिस्ट उस पर क्वेश्चन उठा ही देगा। अगर उठा देगा, आप उसे पढ़ के आए, तो आप इंटरव्यू को अपने लिए घुमा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टैक्स मैं आपके लिए लाने वाली हूँ। आने वाली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए और डेमो से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हैं आपकी, प्लीज़ इस वीडियो के नीचे लिखिए। आई होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। केवीएस कल्चर के बारे में यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, देख लीजिए। अगर आपको मुझसे जानना है तो मैं भी बता दूंगी, आप बस कमेंट कर दीजिए।
ये 15-20 दिन मैं जो भी आपको डाउट्स हैं उसको क्लियर करने में लगा दूंगी। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी एक हेल्प है। आप मुझे कुछ भी समझ लीजिए, बड़ी सिस्टर बहन समझ लीजिए, टीचर समझ लीजिए, एजुकेटर समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, फ्रेंड समझ लीजिए, उस लिहाज से मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। मेरे कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि सिमरन तुमने वीडियो बनाना बंद कर दिया। मैंने उन्हें बताया कि मैम मैं इन सारी चीज़ों में बिज़ी रहती हूँ तो मैं नहीं कर पाती हूँ, बट उन्होंने मुझे बोला कि सिमरन बहुत सारे बच्चों ने तुम्हारी वीडियोस देखी हैं और वो आके बताते हैं कॉलेज में कि उन दीदी की वीडियो देख के हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। तो सिमरन तुम इतना नहीं कर सकती कि आप अपने से जूनियर्स के लिए। तो मुझे उस समय, अभी थोड़े दिन की बात है, तो मुझे उस समय रियलाइज़ हुआ कि हमें समय निकालना पड़ता है चीज़ों के लिए। हर चीज़ खुद के लिए नहीं होती। कोई चीज़ अगर किसी को भी हेल्प करी, अगर ये वीडियो एक पर्सन को भी हेल्प कर रही है, सो आई थिंक आई एम डूइंग अ ग्रेट वर्क, राइट। सो फॉर दिस वीडियो आई एम सॉरी अभी तक बीच में वीडियोज़ नहीं है, बट नाउ आई थिंक सो आई हैव अ ग्रेटर मोटिव to keep making the videos continuously, and I am going to do that. And thank you ma'am for inspiring me to restart my channel, and I will make it a big one. Thank you so much. This is Simran Kaudhillon signing off. Bye.